नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी सीडीपी की क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग वंशानुक्रम और वातावरण पे बात कर रहे थे। वंशानुक्रम और वातावरण में बात करते करते हम लोग ने जाना था क्या होता है वंशानुक्रम, क्या होता है वातावरण। एक बेसिक सी परिभाषा जानी थी हमने वातावरण की, ज्यादा बात नहीं की थी हमने वातावरण के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी, कुछ खास बातें की थी वंशानुक्रम के बारे में, जैसे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो हमें वंशानुक्रम से मिलती हैं। मैंने आपको क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, डाउन फिल्टर सिंड्रोम, इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। और यह भी बता दिया था कि अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांतों पर। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांतों से। कई मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांतों पे कुछ खास बातें बताई हैं। एक एक करके हम लोग उन्हीं बातों को देखेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आई होप आप सभी भी तैयार होंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा इतना बस ये। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत। वंशानुक्रम वंशानुक्रम के सिद्धांत। वंशानुक्रम के सिद्धांत। सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो बात करनी है कुछ सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहला सिद्धांत हमको लेना है वो है अर्जित गुणों के वितरण का नियम। अर्जित गुणों के वितरण का नियम। सबसे पहली बात समझना है कि सिद्धांत, देखो क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने सिद्धांतों में याद रखनी है। देखो, अर्जित गुणों के वितरण का नियम है, तो अर्जित गुणों के वितरण के नियम में हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि सिद्धांत का नाम हमेशा याद रहना चाहिए। उसके बाद हमें याद क्या रखना होगा कि किसने दिया है यह सिद्धांत, अर्जित गुणों के वितरण का नियम किसने दिया और क्या कहता है अर्जित गुणों के वितरण का नियम। ये दो ही तीन बातें हैं जो हमें यहां से याद रखनी होंगी। कभी कभार क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में यहां से पुटअप होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हो गई सिद्धांत का नाम। अर्जित गुणों अर्जित गुणों के वितरण का नियम। अर्जित गुणों के वितरण का नियम। अर्जित गुणों के वितरण का नियम, ठीक है। तो अर्जित गुणों के वितरण का नियम दिया किसने है ये समझ लेते हैं। तो अर्जित गुणों के वितरण का नियम दिया है लैमार्क। लैमार्क। अर्जित गुणों के वितरण का नियम किसने दिया है? लैमार्क ने दिया है। क्या कहता है अर्जित गुणों के वितरण का नियम, ये समझते हैं। देखो, जो आपके अर्जित गुणों के वितरण का नियम है ये सिर्फ यही कहता है कि हमारे जो गुण हैं, भाई ये बहुत ही परिचित है आपसे, आप सब इसके बारे में जानते हो। तो अर्जित गुणों के वितरण का नियम क्या कहता है कि हमारे जो गुण हैं वो एक जनरेशन से लेकर के दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं। हमारे जो गुण हैं, जो हमारी कुछ आदतें हैं, ये हमारी एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती हैं। सिंपल सी यही चीज का है कि हमारे जो गुण हैं वो अर्जित गुणों के वितरण का नियम। भाई अर्जित गुणों, जो गुण हमको अर्जित हुए हैं वो वितरण होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते रहते हैं। कैसे? इसका एक एग्जांपल है। तो जो विकासवाद के जनक हैं लैमार्क, एक चीज फिर यहां पे एक ही चीज बोलूंगा कि जनक वाला पेज अलग कर लेना। अगर कोई पूछता है विकासवाद का जनक कौन है, तो आपको याद रखना है कि विकासवाद के जनक कौन है? लैमार्क हैं। विकासवाद के जनक लैमार्क ने किस पे अध्ययन किया था? जो बात कही अर्जित गुणों के वितरण का नियम, ये लैमार्क ने किस पे अध्ययन करके कहा? तो लैमार्क ने उस टाइम पे अपना अध्ययन किया था जिराफ पे। लैमार्क ने जिराफ पर अध्ययन किया और यह बताया कि हमारे जो जीन्स हैं, जो हमारे जीन्स हैं, इनके द्वारा जो हमारे गुण होते हैं, वातावरण में जो हमारे अर्जित गुण होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। उन्हीं के द्वारा ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। तो सिंपल सी बात बस इतनी है कि विकासवाद के जनक जो हैं लैमार्क साहब, विकासवाद के जनक लैमार्क ने जिराफ पर अध्ययन करके यह बताया कि वातावरण क्या, कि हमारे जीन्स के द्वारा वातावरण से जो गुण अर्जित होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। इसको सिंपल सी एक भाषा में हम लोग लिख लेते हैं। विकासवाद विकासवाद के जनक, विकासवाद के जनक लैमार्क, विकासवाद के जनक लैमार्क ने जिराफ, किस पे? याद रखना है कि विकासवाद के जनक लैमार्क ने अपना अध्ययन किस पे किया था? तो विकासवाद के जनक लैमार्क ने
जिराफ पर अध्ययन करके यह बताया कि हमारे जीन्स के द्वारा, किसके द्वारा? हमारे जीन्स के द्वारा, हमारे जीन्स के द्वारा वातावरण से अर्जित गुण एक पीढ़ी से एक सेकेंड, जीन्स एक पीढ़ी से को हटा देते हैं, यहां पे चल नहीं रहा है पेन, एक सेकेंड। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। सिंपल सी बात क्या है, आपको क्या लगता है कि जिराफ की गर्दन एक दिन में इतनी ऊंची हो गई? जिराफ की गर्दन इतनी ऊंची एक दिन में तो नहीं हुई होगी। हुआ क्या कि जिराफ ने जब गर्दन उचका के खूब ऊंचा करके गर्दन को, और पेड़ पत्तियां ऊपर, पेड़ की जो डालियां होती हैं उनको खाना शुरू किया, तो ये जो गर्दन उठा के खाने वाली आदत थी, इसी की वजह से धीरे धीरे करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, इसी वजह से इसका गर्दन ऊंचे करने का नियम चलता गया, और जो जिराफ होता है इसकी गर्दन धीरे धीरे ऊंची होती गई। तो यही हुआ कि जो हम वातावरण से जो अर्जित गुण था, गर्दन उठाने का गुण, कौन सा वातावरण से कौन सा गुण अर्जित था? गर्दन उठाने का गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता गया, और जिराफ की गर्दन उठा के ही खाने वाली आदत बनी रही। यही है अर्जित गुणों के वितरण का नियम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है जैव सांख्यिकी का नियम। नेक्स्ट हमारा है जैव सांख्यिकी का नियम। दूसरा जो नियम को पढ़ना है, दूसरा जैव सांख्यिकी का नियम। इसको किसने दिया है? जैव सांख्यिकी का नियम किसने दिया है? तो जैव सांख्यिकी का नियम आप बहुत अच्छे से परिचित है, इसको दिया है गाल्टन ने। जैव सांख्यिकी का नियम किसने दिया है? गाल्टन ने। और गाल्टन के लिए एक जो स्पेशल बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है, ऐसे ब्रैकेट में, और मैं लिख दे रहा हूं, आप जो अपना जनक वाला पेज बनाए हो तो भैया लिखो, नहीं तो फिर जहां इच्छा वहां लिखो। हम तो कहते जा रहे हैं कि जनक वाला पेज बना लो। सुजनन शास्त्र के जनक, सुजनन शास्त्र के जनक आपसे एग्जाम में पूछता है, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सुजनन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो सुजनन शास्त्र का जनक कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन को। समझते हैं नियम को कि जैव सांख्यिकी का नियम क्या कहता है। तो जैव सांख्यिकी का जो नियम है यह कहता है कि हमारे अंदर जो गुण होते हैं, उनमें से 1/2 यानी कि आधे गुण वो हमारे माता पिता से आते हैं, 1/4 जो होते हैं वो हमारे परदादा दादी से आते हैं, और उसके बाद इसी तरह से 1/4, 1/8 अन्य पूर्वजों से, तथा 1/16 गुण अन्य पूर्वजों से 1/16 गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमारे माता पिता से 1/2, दादा दादी से 1/4, परदादा दादी से 1/8, और अन्य पूर्वजों से 1/16 गुण प्राप्त होते हैं। मतलब जैसे जैसे पीढ़ी पीछे जाती रहती है, गुण उतने ही कम होते रहते हैं, और जितने लेटेस्ट गुण होते हैं, मतलब जो हमारे मम्मी पापा ने लिए होते हैं, लेटेस्ट वही तो होता है जो आपको रिसेंटली मिला हो। तो हमारे अंदर जो लेटेस्ट गुण है और ज्यादा मात्रा में जो आते हैं वो आपके मम्मी पापा से ही आते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। गाल्टन के अनुसार, उनके अनुसार
हमारे माता पिता से हमारे माता पिता से 1/2 गुण, दादा दादी से 1/4, दादा दादी से 1/4, परदादा दादी से परदादा दादी परदादा दादी से 1/8 तथा अन्य पूर्वजों से अन्य पूर्वजों से 1/16 गुण प्राप्त होते हैं। ठीक, तो सिंपल सी बात है भाई, माता पिता चूंकि रिसेंटली होते हैं, लेटेस्ट गुण होते हैं, तो माता पिता से हमको 1/2, दादा दादी उसके बाद वाले तो 1/4, उसके बाद परदादा दादी 1/8, और बाकी जो अन्य पूर्वज हमारे होते हैं, मतलब जो परदादा के बाद वाले जो दादा हैं, उन दादा से पर दादा, ठीक है, उनसे जो हमको 1/16 गुण मिलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जैव सांख्यिकी का नियम। दिया किसने है? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को बात करनी है अर्जित गुणों के आवितरण का नियम। जो थर्ड है आपका वो क्या है? अर्जित गुणों के आवितरण का नियम। अर्जित गुणों के आवितरण का नियम। अर्जित गुणों के आवितरण का नियम। अब अर्जित गुणों के आवितरण का नियम क्या है? देखो, अर्जित गुणों के वितरण का नियम क्या कहता था कि हमारे अंदर जो गुण होते हैं, हमारे अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, वो धीरे धीरे करके एक एक करके हमारे माता पिता से हमारे अंदर, मतलब एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते रहते हैं, मतलब एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं। तो क्या था? अर्जित गुणों के वितरण का नियम था कि जब क्वालिटीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हो रही थी, तो क्या था? अर्जित गुणों के वितरण का नियम। अब यहां क्या कह रहा है? इस शब्द को याद रखना, अगर अंतर याद रखना है तो इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। क्या? अवितरण। वहां क्या था? वितरण। यहां क्या है? अवितरण। तो दूसरी बात, दिया किसने है? हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है कि अर्जित गुणों के वितरण का नियम किसने दिया, अर्जित गुणों के अवितरण का नियम किसने दिया? तो अर्जित गुणों के वितरण का अवितरण का नियम किसने दिया है? बीजमैन ने दिया है। अर्जित गुणों के अवितरण का नियम बीजमैन ने दिया है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अवैज्ञानिक, असैद्धांतिक नियम है बीजमैन साहब का। उन्होंने बहुत छोटी सी बात कही है जो एक लाइन में आप समझ जाओगे। माता पिता से कोई भी गुण, सिंपल सी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास, कोई भी गुण संतान को प्राप्त नहीं होता। माता पिता का कोई भी गुण संतान को प्राप्त नहीं होता। ये रही सिंपल सी बात, माता पिता से कोई भी गुण संतान को प्राप्त नहीं होता। आपको लगता है फिर अगर ऐसा होता तो आज आप पढ़ ही ना रहे होते वंशानुक्रम, आनुवंशिकी पढ़ ही ना रहे होते, हेरिडिटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अर्जित गुणों के अवितरण का नियम दिया है बीजमैन ने, अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। ठीक है, सिंपल सी बात थी, समझ गए होगे। इसको लिखते, नोट्स बनाते रहिएगा भैया, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, इसके बाद जो आप सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए आप कभी भी हेरिडिटी उठाओगे, यानी कि जिसको आप आनुवंशिकी बोलते हो, उसको उठाओगे, वंशानुक्रम उठाओगे, तो वंशानुक्रम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है कि वंशानुक्रम का जनक किसे कहते हैं। चाहे वो साइंस का स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि वंशानुक्रम का जनक कौन है? कौन है वंशानुक्रम का जनक? तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। भाई पता है ना, वंशानुक्रम साइंस भी पढ़ रहे होंगे सब लोग, तो पता है ना वंशानुक्रम का जनक कौन है? ये हो गए आपके चौथे, मेंडल के
नियम, मेंडल के नियम, यहां से कई क्वेश्चंस उठते हैं। जैसे वहां आपको सिद्धांत का नाम, सिद्धांत किसने दिया और सिद्धांत क्या कहता है, सिर्फ यही 3 बातें जाननी थी। लेकिन यहां पे मेंडल के नियम में आपको मेंडल के नियम तो याद रखने ही रखने हैं कि कितने नियम दिए, कौन कौन से नियम दिए, साथ ही साथ उनके बारे में भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो इनका होम प्लेस आपको याद रखना है। नाम तो पता ही चल गया, कौन था, मेंडल, नाम पता चल गया ना। अब इनके बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रिया, कहां के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया, कहां के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के क्या थे, ये क्या काम था इनका, ऑस्ट्रिया के चर्च में एक पादरी थे ये, ऑस्ट्रिया के एक पादरी, क्या नाम था पूरा, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन, ऑस्ट्रिया के एक पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता का जनक, मतलब फादर ऑफ हेरिडिटरी, आनुवांशिकता का जनक, आनुवांशिकता का जनक होने का श्रेय प्राप्त किया। आनुवांशिकता का जनक, ऑस्ट्रिया के एक पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता का जनक होने का श्रेय प्राप्त किया, होने का श्रेय प्राप्त किया। ठीक है, तो आपको यहां से क्या क्या पता चला, कहां के रहने वाले हैं मेंडल साहब, ऑस्ट्रिया के, पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, किसके जनक है, आनुवांशिकता के जनक, इसको जनक वाले पेज पे लिखते जाओ। ठीक है, आनुवांशिकता का जनक होने का श्रेय प्राप्त किया। इनका अध्ययन किस पे है, इन्होंने मटर, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, मटर और चूहे पर प्रयोग करके 3 कितने नियम दिए, फिर इंपॉर्टेंट, कितने नियम दिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए। कौन कौन से 3 नियम हैं वो भी देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला नियम कौन सा है, पहला नियम है समान को जन्म देता है, समान को जन्म देता है, समान को जन्म देता है। ठीक, पहला नियम इनका क्या है, समान को, मतलब एक इंसान अपने ही तरह का दूसरा समान उत्पन्न करता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या था, असमान, मतलब अगर 2 अलग अलग लोगों को मिला दिया जाए, मतलब जो 2 डिफरेंट क्वालिटीज के हो, तो कोई थर्ड डिफरेंट क्वालिटी देंगे। तो असमान को जन्म देता है, समान को जन्म देता है, असमान को जन्म देता है, समान को जन्म देता है, असमान को जन्म देता है। जो तीसरा इनका सिद्धांत है उसको बोलते हैं हम लोग भिन्नता का नियम, भिन्नता या प्रत्यागमन, भिन्नता या प्रत्यागमन का नियम, मतलब सबसे यूनिक, सबसे अलग, भिन्नता, हर सब में कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, तो यह भिन्नता या प्रत्यागमन का नियम। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के 3 सिद्धांत, यहां से इतना ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पूछ सकता है। पहला, कहां के रहने वाले थे, तो ऑस्ट्रिया के। सबसे जो सेकंड क्वेश्चन, इनका पूरा नाम, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। तीसरा, किसके जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, तो आनुवांशिकता या हेरिडिटी का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपना अध्ययन किस पे किया, तो इन्होंने सबसे अपना अध्ययन किया था मटर और चूहे पे। जो सबसे ज्यादा फेमस वाला था वो था इनका अध्ययन जो मटर पे था, मटर और चूहे पर प्रयोग किया। एक क्वेश्चन और यहां से पुटअप कभी कभी कर लेता है कि मटर का, क्योंकि आपके एग्जाम में साइंस भी आती है तो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि मटर का
बोटेनिकल नेम क्या है, मटर का बोटेनिकल नेम क्या है? तो मटर को इंग्लिश में बोलते हैं पी, ऐसे लिख दे रहे हैं हम मटर, आप भी लिख लेना कि मटर का बोटेनिकल नेम, मटर का बोटेनिकल नेम एग्जाम में पूछता है और वो क्या है? पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम। ये वी है फिर यू है, PISSUM, PISSUM पाइजम, SATIVUM पाइजम सटाइवम। जो दूसरा नाम है, जो मटर का बॉटनिकल नेम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइजम सटाइवम। तो ठीक है, अब आपको यह पता चल गया, समझ में आया ना मेंडल का नियम? कोई दिक्कत होगी तो फिर मिलेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि क्या दिक्कत आ रही है। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग जो पांचवा नियम है आपका, वो है बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज कोश की निरंतरता, बीज कोश की निरंतरता का नियम, बीज कोश की निरंतरता का नियम। किसने दिया बीज कोश की निरंतरता का नियम? तो बीज कोश की निरंतरता का नियम दिया है फिर से बीजमैन ने। और बीजमैन को तो आप जान ही रहे हैं कि सब गड़बड़ बता दिए। क्या बताया था वहां पे अवितरण के नियम में? क्या बता दिया था इन्होंने कि हमें माता पिता से कोई गुण प्राप्त ही नहीं होते। इन्होंने तो पूरी हेरिडिटी का रोल ही खत्म कर दिया था, ठीक है। और यहां पे क्या था? बीज कोश की निरंतरता का नियम में क्या कहा? इन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बदलती रहती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बदलती रहती हैं, मतलब नो चेंज इन डीएनए। एक तरह से बता दिया कि हमारे जीन्स में, डीएनए में कोई चेंज नहीं आता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बदलती रहती हैं, लेकिन मतलब बच्चे तो बदलते रहते हैं भाई, आप हुए, पापा हुए, दादा हुए, सब बच्चे तो बदल गए। पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बदलती रहती हैं, लेकिन मूल बीजाणु एक ही रहता है। मूल बीजाणु एक ही रहता है। मतलब जैसे दादा में ट्रांसफर हुए, वैसे बाबा में ट्रांसफर, वैसे पापा में ट्रांसफर, वैसे आप में ट्रांसफर, और वैसे ही बच्चे में ट्रांसफर। अगर ऐसा होता तो क्वालिटीज में चेंज क्यों आता? नहीं आएगा, ठीक है। अब भाई हर बार चलिए मान लेते हैं कि आपके पेरेंट्स का तो एक है, मतलब फादर साइड का, जो फादर साइड है वो तो एक ही मूल बीजाणु मान लिया, लेकिन जो मदर साइड है उसके भी गुण तो बच्चे में आते हैं, ठीक है। उसके भी तो गुण बच्चों में आते हैं, और अगर उसके भी गुण बच्चों में आते हैं तो कहीं ना कुछ मदर की वजह से जो चेंजेस होंगे, तो मूल बीजाणु एक कैसे रह सकता है? इंपॉसिबल चीज है। तो यह सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत है। यह सिद्धांत, ऐसे पॉइंट बना लीजिएगा, यह सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से, यह सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से गलत है। यह सिद्धांत अब बिल्कुल गलत है, जैसा आप चाहे लिख सकते हैं। यह सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से गलत है। अक्सर इसका एक एग्जांपल, बड़ा मजेदार एग्जांपल अभी दिमाग में आ गया। आप लोगों ने एक चीज सुना होगा कि जैसे मान लिया लड़का गोरा है, नहीं लड़का काला है, जो एग्जांपल है, नहीं तो बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे भी। मान लिया लड़का काला है, तो हमेशा उसकी क्या कोशिश होती है? उसके घर वाले कहते हैं क्या कि अगर भैया, जैसे हमारे यहाँ एक मिथ बन गई है कि काला होना बदसूरत होता है, जो काला होता है वो बदसूरत होता है। सिंपल सी बात, मेरा चेहरा इस बात पे कोई देखेगा नहीं, ठीक है। सब लोग अपना अपना चेहरा देखो, मेरा चेहरा कोई नहीं देखेगा, समझे। और ना तो मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश है, ऐसी कोई तमन्ना है, तो मुझसे कोई रिलेट नहीं करेगा। सिंपल सा एक मजेदार एग्जांपल है। मान लिया लड़का गोरा है, नहीं लड़का काला है, और अगर लड़का काला है तो हमेशा क्या कोशिश होती है घर वालों की? कोई गोरी सी लड़की ले आओ, कोई गोरी सी लड़की ले आओ, ताकि जो उनका आने वाला बच्चा है, कम से कम वो बेचारा तो काला ना पैदा हो, वो गोरा हो जाए, उसका कलर आ जाए। हमेशा जब लड़का काला होता है, लड़की गोरी होती है, तो भगवान, हे भगवान, शकल सूरत तो दे देना इसकी तरह, लेकिन रंग तो लड़की का ही देना, क्योंकि वो गोरी है, ठीक है। तो ऐसा सबने देखा होगा, फील किया होगा, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सुनी होंगी। तो बस वही है कि ये
इस सिद्धांत को बिल्कुल, आपका ये एग्जांपल जो है ये सिद्धांत को बिल्कुल गलत साबित करेगा। भाई लड़की गोरी आ रही है, उसका कलर लड़के में आ रहा है इंसान की, तो यानी कि कहीं ना कहीं हेरिडिटी इफेक्ट कर रही है। अगर मूल विचारू सिर्फ एक ही होता तो फिर चेंजेस क्यों आते बच्चे में, नहीं आते ना। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ व्युत्पन्न नियम। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, कुछ व्युत्पन्न नियम। कुछ व्युत्पन्न, कुछ व्युत्पन्न नियम। पहला जो नियम, मतलब कुछ डिफरेंट नियम। पहला जो नियम हमको पढ़ना है वो है संयोग का नियम। संयोग का नियम। अच्छा, क्या कहता है आपका संयोग का नियम? संयोग का नियम क्या कहता है ये बताना है। देखो, संयोग मतलब क्या कि बाई चांस। संयोग का क्या मतलब हुआ? बाई चांस। जो चीजें बाई चांस हो जाती हैं उनको बोलते हैं संयोग। तो क्या होता है संयोग का नियम? अब सुनो, क्या होता है संयोग का नियम? हमारे माता पिता से हमें जो कुछ भी गुण मिलने वाले हैं, मतलब माता पिता से मिलने वाले गुण या लिंग निर्धारण, मतलब हम लड़का होगा या लड़की होगा, ये सब संयोग की बात है। मम्मी से ज्यादा गुण मिल रहे हैं कि फादर वाले गुण ज्यादा आ रहे हैं, नाना वाले गुण ज्यादा आ रहे हैं कि दादा वाले गुण ज्यादा आ रहे हैं, ये सारी चीजें संयोग की एक बात होती है, पहले से निश्चित नहीं किया जा सकता। बस यही है आपके संयोग का नियम। चलिए इसको लिख लेते हैं। बच्चे को माता पिता, बच्चे को माता पिता से, बच्चे को माता पिता से मिलने वाले गुण, मिलने वाले गुण, मिलने वाले गुण या लिंग निर्धारण, या लिंग निर्धारण पहले से, या लिंग निर्धारण पहले से नहीं किया जा सकता, या लिंग निर्धारण पहले से नहीं किया जा सकता, या लिंग निर्धारण पहले से नहीं किया जा सकता, या पहले से नहीं किया जा सकता, या संयोग की बात है, या संयोग की बात है। मतलब क्या संयोग की बात है कि बच्चे को माता पिता से कितने गुण मिलेंगे ये कंफर्म नहीं होता है। लिंग कौन सा होगा ये कंफर्म नहीं होता, ये बाई चांस का खेल होता है। पूरा का पूरा खेला किसका होता है? बाई चांस का होता है। समझ में आ गया? जो दूसरा नियम है हमारा, दूसरी हेडिंग बनाओगे, पहला क्या था? पहला आपका हो गया संयोग का नियम। दूसरा क्या नियम होगा? मात्र पितृ पक्ष के नियम। ठीक है, दूसरा कौन सा है? मात्र पितृ पक्ष के नियम। इसको लिखिए, मात्र मात्र पितृ, मात्र पितृ पक्ष के नियम, मात्र पितृ पक्ष के नियम, मात्र पितृ पक्ष के नियम। ठीक है, क्या कहता है मात्र पितृ पक्ष का नियम? मात्र पितृ पक्ष का नियम कहता है कि हमें कुछ गुण माता की साइड से और कुछ गुण पिता की साइड से, मतलब कुछ गुण माता वाले आते हैं और कुछ गुण पिता से आते हैं। ठीक है, संतान, चलो इसी पेन से लिख लेते हैं, आप लोग दूसरी पेन से लिखिएगा। संतान के, अब तो गड़बड़ हो गई, संतान के कुछ गुण, संतान के कुछ गुण माता तथा कुछ गुण पिता के पूर्वजों से आते हैं, तथा कुछ गुण पिता के पूर्वजों, तथा कुछ गुण पिता के पूर्वजों से आते हैं।
सिंपल, एकदम क्लियर हो गया ये नियम। मातृ पितृ पक्ष का नियम, संतान के कुछ गुण माता तथा कुछ गुण पिता के पूर्वजों से आते हैं। नेक्स्ट हमारा है विषमता का नियम, इसी पेज पे लिख लेते हैं। थर्ड क्या है हमारा, इसको आप लोग लिखिएगा एक सेकंड में, इसको लिखते रहिए। देखिए क्या है, मातृ पितृ पक्ष का नियम, ठीक है। फिर उसके बाद हमें लिखना है नेक्स्ट क्या है, विषमता का नियम। ओके, कलर चेंज कर लें, ये चेंज किया। ये जो तीसरा है हमारा वो है विषमता का नियम। क्या है, विषमता का नियम, विषमता का नियम। अच्छा, विषम मीन्स क्या होता है, विषम मीन्स होता है अलग, विषम मीन्स क्या होता है, अलग। अच्छा देखो, सिंपल सी बात ये थी कि कुछ गुण माता से प्राप्त हुए, कुछ गुण पिता से प्राप्त हुए, दोनों चीजों ने मिलकर हमें कुछ अलग बना दिया, ठीक है। कुछ गुण माता से मिले, कुछ गुण पिता से मिले, और कुछ ऐसे भी गुण आए जो उन दोनों में नहीं थे, ठीक है, जो उन दोनों में नहीं थे, और वही गुण हमें क्या बनाते हैं, अलग बनाते हैं। और इसी पे आपको पूरा एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, व्यक्तिक विभिन्नता, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो बस यही है आपके विषमता का नियम, कि बालक को कुछ बालक के कुछ ऐसे आनुवंशिक गुण होते हैं जो न माता के पूर्वजों से, इसको लिख लेते हैं हम लोग। बालक में कुछ ऐसे आनुवंशिक बालक में कुछ ऐसे आनुवंशिक गुण होते हैं, बालक में कुछ ऐसे आनुवंशिक गुण होते हैं जो ना तो माता से ना पिता से आते हैं। यही गुण बालक को दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, बालक को दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं। यही गुण बालक को दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं। क्लियर, ये हो गया आपका 3 व्युत्पन्न नियम। इसके बाद कुछ अध्ययन है, ठीक है, उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी करके। देखो पहला जो है अध्ययन है आपका, हेडिंग बनाना है कुछ प्रमुख अध्ययन, कुछ किस पे, वंशानुक्रम पे। कुछ आप लिख लीजिएगा, वंशानुक्रम पर कुछ प्रमुख अध्ययन, कुछ प्रमुख अध्ययन। सबसे पहले हमको लिखना है पहला है डगडेल एवं गोडार्ड का अध्ययन, डगडेल एवं गोडार्ड का अध्ययन। तो इसमें 3 चीजें आपको याद रखनी है कि किसका अध्ययन है, तो डगडेल एवं गोडार्ड का अध्ययन है। किस पे इन्होंने अपना अध्ययन किया, इन्होंने अपना अध्ययन किया किस पे, ऐसे लिखना, किस पे। तो इन्होंने अपना अध्ययन किया था ज्यूक एवं कालिकक, ज्यूक एवं कालिकक परिवार पे। किस पे, ज्यूक एवं 2 प्रजातियां थी, उन पे इन्होंने अध्ययन किया। एक बहुत अच्छा था, मतलब बहुत पढ़ा लिखा उच्च संस्कारी परिवार था, और एक चोर उचक्कों का परिवार था। तो इन्होंने अपना अध्ययन किया था ज्यूक एवं कालिकट परिवार पे। निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला कि चरित्र पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर वंशानुक्रम का प्रभाव, चरित्र पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी चीज, आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इसमें बोर नहीं होना है,
बहुत आसानी से लेंगे। क्या है, कुछ प्रमुख अध्ययन है, किस पे है, वंशानुक्रम पे है। पहला अध्ययन कौन सा है, डगडेल एवं गोडार्ड का अध्ययन है। किस पे किया था, जूक और कालिकक परिवार पे किया था। निष्कर्ष क्या निकाला कि चरित्र पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो अध्ययन है हमारा वो है गाल्टन का। किसका अध्ययन है, गाल्टन। गाल्टन अभी बताया था ना, सुजनन शास्त्र के पिता। गाल्टन का अध्ययन है, तो किस पे किया, किस पे, निष्कर्ष। निष्कर्ष, ठीक है। तो इन्होंने अपना अध्ययन किया था, 977 सफल लोग लिए जो अपनी जीवन में सफल हैं, 977 सफल तथा 977 मतलब 977 असफल, बराबर 977 सफल और 977 असफल लोगों पे, असफल लोग, 977 सफल और 977 सफल और 977 असफल लोगों पे इन्होंने अपना अध्ययन किया। निष्कर्ष क्या निकला कि सफलता पे भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। सफलता पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, सफलता पर वंशानुक्रम का प्रभाव, सफलता पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, सफलता पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे, ये आपका दूसरा हो गया, पहला डगडेल एवं गोडार्ड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला क्या था, पहला था चरित्र, दूसरा क्या हुआ, सफलता। सफलता असफलता पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग को लेना है थॉर्नडाइक। किसका नाम है, थर्ड हमारे पास है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या बताया, थॉर्नडाइक ने बताया कि हमारी जो मूल शक्तियां हैं, मूल शक्तियों जैसे बुद्धि, ग्रहण शक्ति, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, रीजनिंग वगैरह वगैरह जितना भी आप जानते हो, बुद्धि, ग्रहण शक्ति आदि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वंशानुक्रम का प्रभाव मूल शक्तियां जैसे बुद्धि, ग्रहण शक्ति आदि पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। किसने बताया, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट हमको लेना है प्रोफेसर विनसिप का अध्ययन। किसका, प्रोफेसर विनसिप। प्रोफेसर विनसिप हिंदी में ऐसे, प्रोफेसर विनसिप। प्रोफेसर विनसिप का अध्ययन किया, एक मिनट, विनसिप थोड़ा सा गलत है, विनशिप ऐसे, प्रोफेसर विनसिप का अध्ययन। इन्होंने अपना अध्ययन किस पे किया, तो इन्होंने अपना अध्ययन किस पे किया, किस पे, और निष्कर्ष, दो ही चीजें हमको जाननी है यहां पे। प्रोफेसर विनसिप ने अपना अध्ययन किस पे किया और क्या निष्कर्ष निकाला। तो प्रोफेसर विनसिप जो है, इन्होंने अपना अध्ययन किस पे किया था, प्रोफेसर विनसिप ने अपना अध्ययन किया था एडवर्ड वंश पे, एडवर्ड वंश पे, मतलब जो एडवर्ड का जो वंश आ रहा था उस पे अपना अध्ययन किया और निष्कर्ष क्या निकाला कि सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पर, सामाजिक स्थिति पर
वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक स्थिति पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक स्थिति पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो ये रहे आपके आज का टॉपिक। आपका इससे ज्यादा वंशानुक्रम में आपसे कुछ नहीं पूछेगा। मैक्सिमम चीजें मैंने कवर कर ली हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीजें, कितने अध्ययन मैंने कवर कर लिए हैं आज। आप लोग इसके साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। हम लोगों ने शुरुआत की थी वंशानुक्रम के सिद्धांत से। अर्जित गुणों के वितरण का क्या नियम लिया हमने, जो कि लैमार्क था। विकासवाद के जनक लैमार्क ने जिराफ का अध्ययन करके बताया कि हमारे जीन्स के द्वारा वातावरण से अर्जित गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। दूसरा जो हमने नियम लिया जैव सांख्यिकी का नियम गाल्टन का। उसके बाद हमने लिया अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, जो कि बीजमैन का है। उसके बाद हमने लिया मेंडल का नियम। उसके बाद हमने लिया बीजकोश की निरंतरता का नियम, जो कि बीजमैन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद कुछ व्युत्पन्न नियम। पहला नियम था हमारा संयोग का नियम, दूसरा है हमारा मातृ पितृ पक्ष का नियम, और इसी पेज पे तीसरा आपको मिल जाएगा विषमता का नियम। कौन सा नियम? विषमता का नियम। बालक में ऐसे गुण होते हैं जो आनुवंशिक गुण होते हैं, जो ना तो माता से ना पिता से आते हैं। यही गुण बालक को दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं। और लास्ट में हमने लिया कुछ प्रमुख अध्ययन। पहला अध्ययन लिया हमने डगडेल एवं गोडार्ड का, दूसरा लिया गाल्टन का, तीसरा थॉर्नडाइक का, और चौथा प्रोफेसर विल्सिप का अध्ययन लिया हमने, जो कि आपका आज का चौथा अध्ययन था। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बचा क्या आपका वंशानुक्रम कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वातावरण में। तब तक के लिए आप लोग को बने रहना है, अच्छे से बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ते रहिए। कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं वातावरण के साथ। टाटा बाय बाय।